यादव से लेकर के कांग्रेस के पीएल पुनिया तक मांग रहे हैं एनकाउंटर्स पर जवाबदेही। ऐसा क्यों होता है कि जब जब कोई एनकाउंटर होता है तब तब एक खेमा उसे न्याय कहता है, उसकी सराहना करता है, तो दूसरा अन्याय कह देता है। क्या होता है एनकाउंटर का मतलब? क्यों लोग इस मुद्दे पर बटे हुए हैं और भारत में इस पर क्या प्रावधान है? हेलो, मैं हूं साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट। तो कई लोगों ने और नेताओं ने कल हुए असद एनकाउंटर पर जमकर बयानबाजी की। कोई बोला कि एनकाउंटर सही हुआ है, तो कोई बोला कि भैया ये तो मानव अधिकार आयोग को इसकी जांच करनी चाहिए, ये गलत है। जहां भाजपा मंत्री गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को योगी सरकार से सीख लेनी चाहिए, वहीं अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जब जब चुनाव पास होता है यूपी में एनकाउंटर होता है। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर अगर देखना हो, लॉ एंड ऑर्डर किसको कहते हैं, सामान्य नागरिक कैसे अपने को सुरक्षित महसूस करता हो, तो बिहार के मुख्यमंत्री को भी योगी जी से सीख लेनी चाहिए। उत्तर प्रदेश फेक इनकाउंटर का उत्तर प्रदेश बन गया है। उत्तर प्रदेश में फेक इनकाउंटर हैं। अधिकारी अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अधिकारी अपना सब कुछ दांव पे रख करके सरकार के दबाव में ये घटनाएं कर रहे हैं। मगर ये नया नहीं है। जब जब देश में एनकाउंटर हुए हैं, समाज में एक टुकड़ी उसका समर्थन करती आई है और एक उसके खिलाफ खड़ी हो जाती है। मगर ये दो अलग अलग ओपिनियंस आखिर होते क्यों हैं? तो दोस्तों, उसे समझने के लिए फ्रॉम द स्क्रैच शुरू करना पड़ेगा। तो पहले समझते हैं कि एनकाउंटर क्या होता है। एनकाउंटर माने जब दोनों ही पार्टी आमने सामने हो और मरने मारने की नौबत आ जाए, तब पुलिस सेल्फ डिफेंस में हथियार उठाती है और मुजरिम को मार देती है। उसे कहते हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, यानी कि एनकाउंटर किलिंग। अब ये जो शब्द है सेल्फ डिफेंस, ये बहुत ही डाइसी वर्ड है और इसी पर एनकाउंटर्स का पूरा खेल बनता और बिगड़ता है। और यही शब्द किसी भी एनकाउंटर को फेक या रियल बनाता है। मगर इसका ये मतलब कतई नहीं है कि भैया सभी एनकाउंटर सही होते हैं, वाजिब होते हैं। भारत में संविधान का आर्टिकल 21 कहता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, यानी कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। भारत इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स का भी हिस्सा है, जहां आर्टिकल 6 कहता है कि हर इंसान को जीवन का अंतर्निहित अधिकार है और यह अधिकार कानून द्वारा संरक्षित किया जाएगा। मगर एक हार्ड फैक्ट ये भी है कि कई देशों में, यानी कि इंडिया में भी, एनकाउंटर संदिग्ध हालातों में हुए हैं। खुद सरकारी आंकड़ों की माने तो योगी सरकार के पिछले 6 सालों के कार्यकाल में करीब 10,000 पुलिस एनकाउंटर्स रिकॉर्ड किए गए हैं और असद अहमद और उसके गुर्गों को मिलाकर ये नंबर अब 10,714 पहुंच गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस A.N. मुल्ला ने यहां तक कह दिया है कि मैं पूरी जिम्मेदारी से ये कहूंगा कि पूरे देश में एक भी कानून विहीन समूह नहीं है जिसका क्राइम रिकॉर्ड भारतीय पुलिस बल के क्राइम रिकॉर्ड्स के आसपास भी आता हो। तो बात यह है कि कानून के दायरे में एनकाउंटर्स हों तब तो समझ आता है, मगर क्या कानून का दायरा है वो भी समझना होगा। तो जी, मार्च 1997 में NHRC के जस्टिस M.N. वेंकटचल्या ने सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा। पत्र में लिखा कि कमीशन यानी कि NHRC को आम जनता से और गैर सरकारी संगठनों से शिकायतें मिल रही हैं कि पुलिस द्वारा फेक एनकाउंटर्स के मामले बढ़ रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि पुलिस अपनी मर्जी से लोगों को मार रही है बगैर ड्यू प्रोसेस फॉलो करे। सिर्फ 2 ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें इस तरीके से हत्या का प्रावधान है किया जा सकता है जो अपराध नहीं है। पहला, अगर अपनी सेफ्टी के लिए आपने किसी की जान ली हो, माने सेल्फ डिफेंस में। और दूसरा, CRPC की धारा 46 के तहत अगर पुलिस झड़प में ऐसे मुजरिम को मार देती है जिसे आजीवन कारावास या फिर मृत्युदंड दिया गया हो, तो ये मुमकिन है, ये हो सकता है। तो ये तो थी बातचीत और पत्र लेखन, मगर बातचीत से ही बात तो नहीं बनती है। गाइडलाइंस भी होनी चाहिए, प्रोसीजर भी होना चाहिए। तो एक प्रोसीजर के तहत एनकाउंटर्स को अंजाम देने की बात कही गई थी, तो उसी प्रोसीजर को मैं आपके सामने अभी साझा कर रही हूँ। पहला है कि जैसे ही पुलिस स्टेशन इंचार्ज के पास किसी भी एनकाउंटर में हुई मौत की खबर आती है, वो एक तैनात रजिस्टर में हर चीज़ को रिकॉर्ड करेंगे। बेसिक। दूसरा ये कि जैसे ही इंफॉर्मेशन रजिस्टर हो जाती है, वो काफ़ी होती है इस केस पर इन्वेस्टिगेशन बैठाने में, जिसमें पता लगाया जाएगा कि किसकी गलती थी, कौन दोषी था, पुलिस या फिर अपराधी।
चूंकि पुलिस स्टेशन वाली ही टुकड़ी ने एनकाउंटर किया होगा और ताकि इंडिपेंडेंट तरीके से, निष्पक्ष तरीके से जांच हो पाए, इसलिए ये इन्वेस्टिगेशन किसी इंडिपेंडेंट पार्टी को देनी होती है जिस पर कोई दबाव या इन्फ्लुएंस ना हो, जैसे कि सीआईडी। फिर अगर पुलिस दोषी पाई जाती है तो मरने वालों के घर वालों को मुआवजा भी देने का प्रावधान है। अब इन सब के बाद मई 2010 में एनएचआरसी के एक्टिंग चेयरपर्सन जस्टिस जीपी माथुर ने 1997 के इस लेटर को दोबारा रीइटरेट किया, दोहराया और कहा कि पुलिस को किसी भी इंसान की जान लेने का कोई भी हक नहीं है। 2010 में एनएचआरसी ने पाया कि यूनियन टेरिटरीज और बाकी राज्य इस प्रोसीजर को फॉलो तमीज से नहीं कर रहे हैं। तब उन्होंने इसको और भी ज़्यादा मतलब डिटेल्ड बनाया और इसको थोड़ा एक्सटेंड किया। उस पर बात करते हैं। ऐसे केसेस आने पर अगर कोई पुलिस के खिलाफ कंप्लेन करता है तो उसके बाद उसे कंप्लेन के आधार पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। फिर आया कि पुलिस कार्रवाई के दौरान होने वाली मौत के सभी मामलों में जितनी जल्दी हो सके और प्रेफरेबली 3 महीने के अंदर अंदर एक मजिस्ट्रियल जांच की जानी चाहिए। फिर आया कि राज्यों में पुलिस कार्रवाई में हुई मौत के सभी मामलों की सूचना सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या फिर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को कमीशन को 48 घंटे के अंदर अंदर देनी होगी। फिर आया कि सभी मामलों में एक दूसरी रिपोर्ट 3 महीने के अंदर अंदर आयोग को भेजी जानी चाहिए, जिसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट से लेकर के जांच रिपोर्ट, मजिस्ट्रियल जांच के रिजल्ट्स और बाकी अधिकारियों द्वारा की गई जांच होगी। ये तो थी एनएचआरसी की गाइडलाइंस। अब आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है इस पर। तो जी 23 सितंबर 2014 को पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज एंड एएनआर बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर्स में भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश आरएस लोढ़ा और न्यायमूर्ति रोहिंटन एफ नरीमन की बेंच ने एक विस्तृत 16 पॉइंट प्रोसीजर जारी किया था जिसका पालन किया जाना चाहिए। उन सभी इंस्ट्रक्शंस में से ये हैं उसके कुछ निर्देश जो मैं आपको बता रही हूँ। पहला ये कि जब भी पुलिस को किसी भी क्राइम्स रिलेटेड एक्टिविटीज़ के बारे में कोई भी खुफिया जानकारी या फिर टिप ऑफ मिलती है तो उसे कहीं लिख लें या फिर उसे रिकॉर्ड कर लें। अगर पुलिस और अपराधियों के बीच उस टिप ऑफ के मिलने के एवज में कोई झड़प, मुठभेड़ या फिर एनकाउंटर होता है तो उस दौरान पुलिस किसी को मार देती है अपने ऑफिशियल गन से, तब उस केस में सबसे पहले तो एफआईआर दर्ज की जाएगी और वहीं एफआईआर फिर सेक्शन 157 के तहत हाल के हाल अदालत पहुंचाई जाएगी। फिर घटना या फिर एनकाउंटर की एक स्वतंत्र जांच सीआईडी या फिर किसी दूसरे पुलिस स्टेशन की पुलिस टीम द्वारा एक सीनियर ऑफिसर की देखरेख में की जाएगी। कोड की धारा 176 के तहत एक मजिस्ट्रियल जांच जरूरी रूप से मौत के सभी मामलों में होनी चाहिए जो पुलिस फायरिंग के दौरान होती है और इसकी रिपोर्ट उस एरिया के जुडिशियल मजिस्ट्रेट को भी भेजी जानी चाहिए। जरूरी नहीं कि एनएचआरसी को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाए जब तक कि स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के बारे में गंभीर संदेह ना हो। हालांकि घटना की जानकारी बिना किसी देरी के एनएचआरसी या फिर ह्यूमन राइट्स कमीशन को जरूर भेजी जानी चाहिए। अदालत ने निर्देश दिया है कि इन जरूरी पॉइंटर्स को भारत के संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत पुलिस मुठभेड़ों में मौतों और गंभीर चोट के सभी मामलों में सख्ती से इस प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। तो जब इतने रूल्स और रेगुलेशंस इस पर हैं, फिर तब क्या दिक्कत है? दिक्कत है इम्प्लीमेंटेशन की, दिक्कत है हर एनकाउंटर को फेक बना देने की। लोग भी एनकाउंटर्स की सराहना करते नहीं थकते हैं। इससे ये समझ आता है कि उन्हें संविधान और कानून पर भरोसा नहीं रह गया है। खुद केंद्रीय मंत्री ने राज्यसभा में बताया है कि सुप्रीम कोर्ट में 72,062 केसेस पेंडिंग हैं। हाई कोर्ट में 59,45,709 केस लटके हुए हैं और छोटे जिला अदालतों में यही आंकड़ा 4,19,79,353 का है। मगर यहाँ सिस्टम में सुधार की, ज्यादा जजेस की भर्ती की, मैन पावर की, इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। इन सब चीजों की कमी में जान लेना कितना सही है और कितना गलत, ये एक बहुत ही बड़ा डिबेटेबल पॉइंट है जिस पर डिबेट चलती रहेगी। आप बताएं, आप इस डिबेट में किस साइड हैं? आपको क्या लगता है कि इनकाउंटर्स कितने सही हैं और कितने गलत? हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। फिलहाल मुझे दें इजाजत। मैं हूं साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट।